MDH। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज का शो खास है क्योंकि बात हो रही है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में अब कुछ ही पल थमने में बाकी बचे हैं, यानी आज शाम 6 बजे जब हमारा शो खत्म होगा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। और इस बार के चुनाव प्रचार में बहुत सारे बोल दिखाई दिए, कड़वी जुबान भी दिखाई दी, जहरीली जुबान भी दिखाई दी और बहुत सारे ऐसे नारे दिखाई दिए जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाली राजनीति जो है वो अब इन्हीं नारों के इर्द गिर्द बुनती हुई दिखाई देगी। तो आज जरा विशेष मेहमान जुड़ेंगे, मुंबई से सीधे हम ये शो लेकर आए हैं और आज पूरे महाराष्ट्र चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिसको लेकर अब यहां की जनता तय करने वाली है कि क्या एक बार फिर से इसी सरकार को चुना जाए या फिर कि जो बोल बोले गए हैं, जो वोट जिहाद की बात की गई है, उन सबको आधार बनाकर वोट दिया जाए। तो आज इसी पर चर्चा होगी, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो महत्वपूर्ण वादे और खासकर वो कड़वी जुबान भी आपको सुनाते हैं जिसकी वजह से यह प्रचार याद रखा जाएगा। एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु शब्द होता है वो सबके लिए होता है, बाटों काटों में टूट है। हाँ, लोगों को बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। नाक बदलना काम है। अरे ये काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे,
तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होगा, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद धर्म युद्ध। अब ये वोट जिहाद धर्म युद्ध के माने मेरे को नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि 20 तारीख के दिन मालेगांव की आवाम अपने वोट की ताकत पर फडणवीस के मोहरे को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। तरह इन हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के झंडे को निकाल कर फेंक दिया। हम दोबारा यहाँ पर मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार का झंडा छुपा कर आने वाले को मालेगांव की सड़कों पर, मालेगांव में उसका झंडा लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालेगांव में परचम लहराएगा तो इत्तेहाद का परचम लहराएगा। मालेगांव में परचम लहराएगा तो गुलामाने मुस्तफा का परचम लहराएगा। मालेगांव में परचम लहराएगा तो आशिक़े रसूल का परचम लहराएगा। देवेंद्र फडणवीसांना आता बोलावं लागतंय की मतांचं धर्मयुद्ध करा, मतांचं धर्मयुद्ध। मग देवेंद्र फडणवीस जी तुम्ही एकदा जाहीर करा की या देशामध्ये कोणाला मतदानाचा अधिकार आहे आणि कोणाला मतदानाचा अधिकार नाही, सांगा एकदा जाहीरपणाने। काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? अरे अण्णा आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आलेली आहे आणि ती तुम्ही करा। तो वोट जिहाद, भड़काऊ बयान, और आज जब अंतिम दिन है प्रचार का तो कई सारी बातें और सामने आ गई। राहुल गांधी मुंबई में थे और राहुल गांधी ने एक तिजोरी, जिसमें हम देखते हैं कि घरों में छोटी छोटी तिजोरी सबके रखी होती है, उसको खोला। ऐसा लग रहा था कि खुलकर कुछ बहुत बड़ी बात बाहर आएगी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने वही राग अलापा। अडानी, अंबानी, अंबानी का तो नाम आज नहीं लिया लेकिन अडानी का जरूर लिया। अब जब राहुल गांधी आज मुंबई में ये सब बरसात कर रहे थे अपने बयानों की, तो एक बात सामने आई बीजेपी की तरफ से। उन्होंने वो पुराना सारा कच्चा चिट्ठा निकालकर सामने रख दिया कि 2014 से पहले कांग्रेस के किन किन नेताओं ने, किन किन सरकारों ने अडानी को आगे बढ़ाया था, उनको बिजनेस दिया था, उनके साथ में डील की थी। तो अब तो राहुल गांधी का जवाब बनता है, लेकिन उसके बाद से अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ एक और बयान, इस बार खड़गे जी के बयान भी काफी ज्यादा जोरदार रहे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह पहले भगवा को लेकर सवाल खड़े किए और आज उन्होंने हद पार करते हुए आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप कह दिया और उसको कुचलने की बात कह दी। तो अब ये बयान भी ऐसा है जिसको लेकर तमाम राजनीति जो है आज दिन भर चलती रही। तो चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कितने पानी में है और किसका पलड़ा भारी लग रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद फरहान जी, नेता कांग्रेस पार्टी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता और नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, और हमारे साथ तुषार रसल जी जुड़ रहे हैं, जो कि उद्धव गुट शिवसेना के नेता हैं, और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फरहान जी, शुरुआत एक बार फिर आपसे ही आज मैं करना चाहूंगी। ये जो जहरीली खेती हुई है बयानों की इस बार कांग्रेस की तरफ से, मतलब जहरीला सांप, अगर कोई छोटा मोटा नेता ऐसी कोई बात करता, भड़काऊ बयान देता, उकसाने की बात करता, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष अगर ऐसी बात करते हैं, कभी भगवा के खिलाफ बैकफायर हो जाता है उनका बयान, आज उन्होंने जहरीला सांप कह दिया,
तो ऐसे बयान मतलब कोई स्क्रिप्ट कर दे रहा है या ये उनके खुद के बोल हैं? रेमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। अगर बयानों के ऊपर हम जाएंगे तो बयानों की एक बड़ी लंबी सूची भारतीय जनता पार्टी की है, और खड़गे जी ने तो सिर्फ सांप को साफ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस देश के बारे में या इस देश की बेटियों के बारे में जिस तरीके से बयान दिए हैं, वो शायद सुनने लायक नहीं है। कुछ बयानों के मैं अंश आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अभी झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था कि आपकी बेटियां छीन रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि कौन आपकी बेटी छीन रहा है? जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, जिस देश में बेटी को नौ दुर्गा के रूप में देखा जाता है, उस देश में इस तरह के बयान बेटी के ऊपर क्या बोलना ठीक है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान और दिया था, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन रही है। रीमा जी, आप बताइए कि कांग्रेस ने अपना मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। माननीय सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस ने किसका मंगलसूत्र छीनने का काम किया है? तो इस तरीके का जो बयान है, ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने बयान दिया सोनिया जी के बारे में, एक अभद्र टिप्पणी की, उन पे नस्ली टिप्पणी की, जो मैं इस टीवी चैनल पर बैठ करके उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने बयान दिया मक्का और मदीना तो पाकिस्तान है। क्या इस्लाम धर्म के बारे में ऐसा बयान देना ठीक है? दूसरी चीज में, एक मिनट मुझे आप टाइम दीजिए रीमा जी। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही, उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान देने के बाद उन्होंने इस बयान पर कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा शहीद, उन्होंने हेमंत करकरे जी के बारे में क्या कहा था? पूरा देश जानता है कि हेमंत करकरे आतंकियों की गोली से नहीं, हमारे शराब से मरा है। एक जिसको आतंकी की गोली से शहीद होता है, एक हमारा पुलिस का भाई, उसको भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इस तरीके के अभद्र शब्द से संबोधित करती हैं। क्या ये शोभनीय था? सुन लीजिए, और लंबी फहरिस्त है, मैं पूरी सूची लेकर आया हूं बयानों। मैडम पूरी पढ़ने तो दीजिए। इसके बाद अरे सर, लंबी फहरिस्त सबके पास है, मेरे पास भी है। अभी तो मैं फहरिस्त के 2 ही शब्द में लेकर आई थी, उन पर आपने जवाब नहीं दिया कि भगवा से इस तरह का जो द्वेष है वो क्यों था, जो पूरे चुनाव में बैकफायर कर गया आपके खिलाफ। और दूसरा जहरीला सांप। अच्छा, मैं एक अंतिम बात, इसके बाद फिर मैं चुप हो जाऊंगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता या जिसको चाहें इसका आह्वान कर सकती हैं। एक अंतिम, साक्षी महाराज जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को कृष्ण कहा कि वो कृष्ण हैं, वो भगवान कृष्ण के रूप की तरह हैं। अब आप बताइए, चलिए मैं मान लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनको कृष्ण मानने में। अगर साक्षी महाराज जी कह रहे तो मैं मान लेता हूं, मगर जिस तरीके से इस देश के अंदर, मणिपुर के अंदर देश की बेटियों की इज्जत लूटी गई, तो क्या उनका दायित्व नहीं था कि वो कृष्ण के रूप में, जिस तरीके से वासुदेव श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की इज्जत बचाने का काम किया था, उस तरीके से वो मणिपुर में देश की बेटियों की इज्जत बचाने का काम करते। और आज ही आपके चैनल पर बैठकर मैं सुन रहा था कि मणिपुर में फिर से बहन बेटियों की इज्जत तार-तार होने जा रही है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो कृष्ण रूप में है, उनको देश की बेटियों की इज्जत बचाने का आधी खबरें सुनते हैं आप, आधी खबरें आप इग्नोर कर देते हैं। आधी नहीं, पूरी खबरें सुनना चाहिए, तभी आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। पूरी खबर मणिपुर पर क्या है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, सरकार क्या एक्शन ले रही है, वो सब पूरी खबर बतानी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। लेकिन राधिका खेड़ा जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। उन्होंने तो पूरी फेहरिस्त बता दी और उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों जहरीला सांप कहा जा रहा है, क्यों भगवा से नफरत की जा रही है। ये तमाम जो बातें हैं, ये बात बोल दी है मोहम्मद फरहान ने। राधिका खेड़ा जी, देखिए, त्याग और राष्ट्रभक्ति से अगर किसी को नफरत है तो वो है कांग्रेस पार्टी को। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयानों ने, जिस तरीके से वो आरएसएस के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, वो साबित कर दिया। अपने आप को महात्मा गांधी जी की पार्टी बताते हैं, लेकिन गांधी जी की विचारधारा पे तो चल नहीं सकते। उन्होंने तो कहा था साफ तौर से, और लिखा हुआ भी है, डॉक्यूमेंटेड है, कि कांग्रेस पार्टी को अब खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। लेकिन कहाँ खत्म हुई? अभी भी अपने आप को महात्मा गांधी की पार्टी बताते हैं, लेकिन विचारधारा वैसी नहीं है। क्या महात्मा गांधी की पार्टी में दलितों के साथ, ट्राइबल्स के साथ, महिलाओं के साथ अपमान करने की सीख दी जाती थी? जहां तक मैं महात्मा गांधी को जानती हूँ, समझती हूँ और मैंने पढ़ा है, क्योंकि हमने तो देखिए वो समय देखा नहीं जब महात्मा गांधी जी का था,
तो जितना पढ़ा है, जितना जाना है, तो महात्मा गांधी तो कभी नहीं अलाउ करते कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में महिलाओं को, ट्राइबल्स को, दलितों को ऐसे इंसल्ट करने दे। लेकिन ये हम लगातार कांग्रेस में देखते आ रहे हैं। और देखिए ना, आज कौन राष्ट्र भक्तों के ऊपर और त्याग करने वालों के ऊपर, जो लगातार सोशल सर्विस हो, कहीं पे आपदा आती है तो आरएसएस वाले पहले होते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आरएसएस वाले खड़े मिलते हैं, चाहे कोरोना काल था या पहले कभी कुछ हुआ हो। और हमें कौन ज्ञान देता है? वो जनाब जिन्होंने कर्नाटक की सरकार में देखा है ना किस तरीके से पूरा परिवार लिप्त है करप्शन से, वो आके आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। इतने लिप्त है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टियां जिस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टियां नोच के खरीद रख ली थी, उनके तो बेटे भी मंत्री है ना, तो क्या हुआ, आखिर में वो प्रॉपर्टी वापस करी और माफी मांगी। अगर कुछ गलत नहीं किया होता तो कोई प्रॉपर्टी वापस करता है अपनी? तो ये लोग तो हमें ज्ञान ना दे। आती है बात राहुल गांधी की, तो मैं बहुत लंबी पुरानी लिस्ट नहीं गिनाऊंगी। देखिए, हमने पूरी लिस्ट तो सामने लग दी है कि कब से अडानी जी के साथ इन लोगों का नाता रहा है। अभी हाल ही में देख लेते हैं, महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, रीमा जी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, पूरी फैमिली फोटो हुई है वहां पे अडानी जी के साथ। वहां पे तो सब कुछ तब तो सब चंगा चल रहा था। जब यहाँ पे होता है या गहलोत जी को मिलना होता है या किसी और इनकी जहाँ पे सरकार हाँ, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जवाब ये दिया कि मोदी जी अडानी को पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो अडानी से पैसे ले रहा हूं। इसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था, इसको करेक्ट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने बता दिया कि वो अडानी जी से पैसा ले रहे हैं, पैसा ले लेके उनको क्या देने वाले हैं ये अब आप खुद ही सोच सकते हैं। उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। लेकिन रीमा जी, मैं आज आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये दोनों जो खड़गे जी और राहुल जी की जोड़ी है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चाहे हैं कांग्रेस में, लेकिन स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे सबसे बड़े प्रचारक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो स्टार कैंपेनर्स हैं, वो ये दोनों की स्वयं की जोड़ी है। क्योंकि ये जितना हमें कोसते हैं, जितना मोदी जी पर अटैक करते हैं, जितना आरएसएस पर अटैक करते हैं, उतनी हमारी वोट बढ़ती है। तो बहुत ही बढ़िया है ना। मेरे को तो मतलब ना, ये लोग अपनी खुद की गलतियों से, होता है ना कि एक इंसान सीख लेता है। रीमा जी, हम तो बचपन से गलती करते आए हैं, चाहे आप हो या मैं, सीख लेते आए हैं। पर ना खड़गे जी आज तक सीखे, और राहुल बाबा के तो क्या कहने, वो तो बड़े ही नहीं होते, वो तो कुछ भी नहीं सीखना चाहते। पता नहीं इनको रोज एक जयराम रमेश जी एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि आज इस मुद्दे पे बोलना है, आज उस मुद्दे पे बोलना है। पता ही नहीं, कुछ होता नहीं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। जो आदमी फैक्ट्रियों, जलेबियों में फैक्ट्री में बना सकता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्योंकि पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है इतिहास का। तो ना 2014 से पहले अडानी को किसने बढ़ाया, 2014 से पहले किस किस के रिश्ते रहे, वो पूरी लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, वो पूरा चल रहा है। तो उसमें कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है रीमा, आप अब देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता गांधी जी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने गांधी जी को नहीं देखा है। ठीक है, आपने गांधी जी को नहीं देखा है, आप राहुल जी को देख लीजिए, बिल्कुल गांधी जी उन्हीं की तरह दिखाई देंगे। जिस तरीके से आज देश को बचाया है, जिस तरीके से नौजवानों को सेव किया है, वो गांधी जी के स्वरूप के रूप में है। ठीक है, दूसरी चीज सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप भी धैर्य से सुनिए, आप भी धैर्य से सुनिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की, इनके मुख से गांधी जी के बारे में बड़ा प्रेम और बड़ा आदर और बहुत सम्मान निकल रहा था। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि इनकी ही सांसद रहते हुए उन्होंने बयान दिया था कि गोडसे तो देशभक्त है। क्या इस बयान, भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद ने ये बयान दिया था, साध्वी प्रज्ञा ने, कि गोडसे जो है वो देशभक्त है, और आज ये बैठ करके टीवी चैनल पर ये पूछ रहे हैं कि गांधी जी को तो मैंने नहीं देखा है, गांधी जी पता नहीं कैसे दिखते होंगे, या अब गांधी जी का क्या विचार रहा है। तो आपने गांधी को नहीं देखा है। क्यों इसलिए नहीं देखा है, ना गांधी को समझ पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर विचारधारा गोडसे की है। आपके अंदर, सुनिए, आप गोडसे के फॉलोअर हैं। आप मोहम्मद फरहान, जो सवाल किया जाता है आप उस पर नहीं आएंगे क्या? अभी आज पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे जो सवाल है उनका जवाब नहीं देंगे आप। आपको जो बोलना है आप आज वही बोलने के लिए आए हैं। मैंने पहला सवाल किया, उस पर आपका जवाब नहीं आया। अभी दूसरा सवाल किया, आप उस पर भी जलेबी बना रहे हैं। वो भी फैक्ट्री वाली। सुन लीजिए ना जरा, थोड़ा सा कमांड भी ले लीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा रीमा। अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब भी सब चाहते हैं। क्विक रिप्लाई, राधिका खेड़ा। रीमा जी साध्वी प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रहते हुए क्या उन्होंने ये बयान नहीं दिया था कि गोडसे? साध्वी प्रज्ञा महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं है,
साध्वी प्रज्ञा महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं पर नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना अगर आप साध्वी प्रज्ञा से कर रहे हैं तो एक अलग ही बात है। आपका लेवल ही फिर मैं समझ पा रही हूँ कितना अलग हो चुका है। अडानी पर बात हो रही है, आप साध्वी प्रज्ञा पर बात कर रहे हैं। अडानी के पुराने, एक सेकेंड, अडानी के पुराने कच्चे चिट्ठे निकल रहे हैं, किसके साथ संबंध थे, तो आपको साध्वी प्रज्ञा और साक्षी महाराज की बात करनी है, ऐसे नहीं होता ना। और दिक्कत ये है कि आप सिर्फ भगवाधारियों की ही बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा हो, साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, मतलब उन्हीं से तकलीफ है क्या सबसे ज्यादा? अच्छा सुनिए, चलिए मैं बोल दूं इसी 2 मिनट में। आपने जिनका नाम गिनाया, क्या वो बीजेपी के सांसद नहीं है? क्या वो बीजेपी के नेता नहीं है? क्या वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है? 2 मिनट नहीं है, अभी और भी मेरे पास और प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज। बीजेपी के एक सांसद कहती हैं गोडसे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, और बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता भी बता रही कि मैंने गांधी जी को देखा नहीं है, गांधी जी के विचार कैसे। तो ठीक है, जाहिर सी बात है आप नहीं देख पाएंगे, आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। जो गोडसे को देखते हैं उनको गांधी नहीं दिखाई देता है मैडम। तो वो गलत क्या कह रही है? नहीं देखा उन्होंने, मैंने भी नहीं देखा, इसमें गलत क्या है भाई? सच बोल रही है ना वो, उन्होंने नहीं देखा गांधी जी को, मैंने भी नहीं देखा, हमने भी सिर्फ देखा और सुना, टीवी के थ्रू है और किताबों के थ्रू पढ़ा है। हम भी नहीं थे उस समय में, उसमें झूठ क्या है? राधिका खेड़ा जल्दी से 10 सेकंड। जी देखिए, 2 ओके ठीक है, अब इनका बहुत समय हो गया, मुझे अब सुन इनका आधा समय मुझे दीजिएगा रीमा जी। अब मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। सुन लीजिए मोहम्मद फरहान, सुन लीजिए अब जवाब। जी, खड़गे जी ने जिस तरीके से आरएसएस पर, खड़गे जी ने जिस तरीके से 2 चीजें क्लियर करूंगी, खड़गे जी की भी और राहुल जी की भी। खड़गे जी ने आरएसएस पे प्रहार किया, लेकिन वो भूल गए 1963 में उन्हीं के शीर्ष नेता, उन्हीं के मालिकों के नाना जी जवाहरलाल नेहरू जी 1963 में उन्होंने रिपब्लिक डे परेड पे आरएसएस को बुलाया था। उन्हीं की मालकिन इंदिरा गांधी जी, वो 1977 में आरएसएस के प्रोग्राम में गई थी स्टैच्यू अनवेल करने। उन्हीं के लीडर प्रणब मुखर्जी जी, जो उनके सबसे बड़े नेता रहे हैं, एक और जिनका हक मार के उन्होंने किसी और को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करी थी, राजीव गांधी जी को, वो अलग कहानी है, इंटरनल मैटर है फैमिली का। लेकिन प्रणब मुखर्जी जी भी आरएसएस के प्रोग्राम में गए। तो आरएसएस का क्या संघर्ष रहा है और आरएसएस की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनके शीर्ष नेताओं ने उसके ऊपर लगातार स्टैंप लगाया। अब आते हैं अडानी साहब पर। तो मुझे ये बताइए, 2009 में मुंद्रा पोर्ट पे क्यों जीजा जी गए थे अडानी साहब से मिलने? ऐसा क्या रिश्ता है जीजा जी का? आप ही के जीजा जी है। मैं पूरा इनका फैमिली बैकग्राउंड आज गिनवाऊंगी लगातार, क्योंकि ये हमारे परिवार पे आरएसएस पे हमला करेंगे तो इनके घर के परिवार के एक एक मेंबर पे बात जाएगी। सबसे पहले यहाँ बताया जाए कि 2009 में जीजा जी रॉबर्ट वड्रा जी क्यों गए थे अडानी साहब से मिलने, वो रिश्ता क्या कहलाता है? उसके बाद मुझे बताइए, सून आफ्टर उसके बाद ये लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के वहां पे जाते हैं, वहां पे भी मदद करी गई। शेख हसीना का क्या रिश्ते रहे हैं गांधी परिवार से सब जानते हैं, उधर भी गांधी परिवार ने उनकी मदद करी। ये फैमिली एंटरप्राइजिंग क्या चल रही है और कितना कट फैमिली को मिलता था इसके अंदर, वो भी आज बताए, क्योंकि इनको तो सब कुछ पता है। इन्होंने तो गांधी जी को भी देखा है, हमने नहीं देखा रीमा जी, पर ये साहब ने तो देखा है। तो इन्होंने ये भी देखा होगा कि जीजा जी ने और पूरी फैमिली ने जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अलग अलग देशों में एग्जांपल के तौर पर बता रहे थे, वो कैसे हुआ। और ये भी बताए कि क्या साठ घाट चल रही है गेहलोत साहब से, जो वो लड़ लिए थे भूपेश गुलाब चंद दुबे जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं रीमा जी बोलूं, 2 मिनट बोलूं तो जवाब दे। जी देखिए गुलाब चंद दुबे जी, क्योंकि अडानी का मसला चल रहा है, आ रही हो। अब रुकिए मोहम्मद फरहान, ये ऐसे नहीं चलेगा ना, रुकिए अब, रुकिए ना, गुलाब चंद दुबे जी, क्योंकि अडानी का मुद्दा आया, मुंबई में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और धारावी का जिक्र किया, और यह भी कहा गया कि हम अगर आ गए अब सत्ता में तो धारावी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ अडानी को मदद करने के लिए किया है। लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दा आपके खिलाफ गया था, इस बार भी ऐसा कुछ लग रहा है कि ये धारावी और राहुल गांधी के एलिगेशंस कुछ काम कर पाएंगे? जी रीमा जी, महाराष्ट्र के धरातल पर किसी विकास को मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला यहाँ के जनमानस को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। रही बात ये कांग्रेसी, अभी अपने संस्कार की बात कर रहे थे, अपने संहिता की बात कर रहे थे, जिस ढंग से इनके मुखिया, वर्तमान कांग्रेस के इस सूबे के मुखिया खड़गे साहब जिस ढंग से अपना जुबान निकाल रहे हैं, कभी अपनों को समझौता देते हैं चीज के लिए कि 3 राज्यों में वहां पर बेवजह की कोई आप कमिटमेंट मत करो, नहीं तो हम देश के किसी मानचित्र पे दिखेंगे नहीं। उनको इस बात का एहसास हो चुका है। और रही बात ये, जिस ढंग से
जहर उगल रहे हैं, ये हम लोगों को कर रहे हैं कि हम लोग जहर की खेती बो रहे हैं और पापों की फसल काटेंगे। सच तो ये है रीमा जी कि इनको याद होना चाहिए कि 1986 में इनका ग्राफ इतना बढ़ गया था, देश ने इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इनको इतना जन्म दिया कि ये 403 हो गए, 404 हो गए थे। लेकिन क्या ऐसा इन लोगों ने पाप कर दिया कि घट घट करके आज महाराष्ट्र ने बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के किसी मानचित्र में इनके कुछ चित्र नहीं दिखते, इनका कोई सिंबल नहीं दिखता। और ये सिखा रहे हैं। अभी मणिशंकर जी इनके शीर्ष नेतृत्व में आते हैं। मणिशंकर अय्यर जी ने गुजरात के चुनावी दल में किसी अतीत में उन्होंने नीच शब्द का उपयोग किया, वो भी उस सूबे के प्रधानमंत्री के लिए। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी धारणा। और महाराष्ट्र के अभी राजनीतिक चहलकदमी में यहाँ के मुखिया जिसका नाम है नाना पटोले, उन्होंने कुत्ता शब्द कहा। ये इनके संस्कार हैं, ये इनके संस्कार हैं। सच पूछो तो देश को जिस ढंग से इन्होंने बर्बादी लाके खड़ा कर दिया है, आपको नहीं बोलना चाहिए। रीमा जी चाहे तो 1947 के बाद 1947 बाद देश स्वतंत्र हुआ और इस देश ने भर भर कर इनको जन्म दिया। 1947 से लेकर के 2013 तक ये लोग बने रहे। इतने इनको भगवा ध्वज से, भगवा कपड़ा से इतना बड़ा इन लोगों को शिकायत है, इतना बड़ा ये लोग द्वेष रखते हैं। मेरे नहीं समझ में रहा इनका अगर चले तो किसी की 1947 से 2013 तक थोड़ी ना बना, बीच में और भी सरकारें आई भैया, आप भूल रहे हैं, और भी सरकारें आई। लेकिन ठीक है, ज्यादा समय तक कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन क्योंकि रुकिए मोहम्मद फरहान, रुकिए एक मिनट, आप ही के एलआई के पास जाना चाह रही थी, तुषार जी के पास। तुषार जी को फ्रेम में लेकर आए। तुषार जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहें तो कहें, राहुल गांधी कहें तो कहें, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे जिनके आरएसएस के साथ इतने घनिष्ठ संबंध थे, मित्रता थी, संघ के बारे में कितना अच्छा वो सोच रखते थे, तो संघ के बारे में जो बातें की जा रही हैं राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उनको आपका भी समर्थन हासिल है क्या? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूंगा आपका, आपने मुझे इधर बुलाया। रीमा जी, आज का जो डिबेट है ये संघ परिवार, राहुल गांधी और इस पे है या आज का डिबेट महाराष्ट्र के राजकारण पे है? ये मेरा सबसे पहला सवाल है। आप अभी जो आप सभी जो बात कर रहे हो वो महाराष्ट्र की राजनीति को छोड़ के दूसरी ही बातें चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में ही राहुल गांधी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जहां तक देश को पता है, मुंबई में आकर उन्होंने धारावाही का जिक्र किया, मुंबई में आकर उन्होंने एक है तो सेफ है के नारे को एक तरीके से पोल खोलने की कोशिश की। तो इसको महाराष्ट्र की राजनीति से अगर आप नहीं जोड़ के देख रहे तो मैं नहीं समझ सकती आपको मैं क्या जवाब दूं। दूसरा, मल्लिका महाराष्ट्र की धरती पर आकर के संघ के खिलाफ कड़वे बोल रहे हैं, उसका भी महाराष्ट्र के चुनाव से मतलब है नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपका सवाल। तो मतलब महाराष्ट्र चुनाव अलग है और ये बयान अलग है क्या? नहीं मैडम, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में अच्छी तरह से राजकारण चलता था। 2014 के पहले राजकारण जो चल रहा था वो एक सुसंस्कृत तरीके से चल रहा था। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई 2014 में, उन्होंने ऐसा देखा, उनको क्या था, बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करना था। मुंबई को अलग करने के लिए उन्होंने एक आदमी को ढूंढा, जो आदमी अपने राजकारण में पहले ही आके सबसे पहले उसने विदर्भ और महाराष्ट्र का बंटवारा करना चाहा। वो आदमी का नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के गुण, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के जो गुण हैं, ये सब अच्छी तरह से जान के जो केंद्र में बैठे हुए हैं, हम नहीं कहते, हमारे महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि केंद्र में रंगा बिरला की सरकार है। अभी रंगा बिरला कौन है, मुद्दे से क्या कंसर्न है? यही तो कंसर्न है, यही मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा। जो आदमी एक महाराष्ट्र को दो चीजों में बंटवारा करना चाहता था, ऐसे आदमी को अच्छी तरह से हेर के उसको महाराष्ट्र में जितनी भी महाराष्ट्र की छोटी पार्टियां जैसे शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, उनको फोड़ने में लगा दिया। उनको फोड़ने के बाद उसने क्या किया? अरे सर रुकिए, ये इतिहास के पन्ने मत खंगालिए, इतना समय नहीं है शो में मेरे। सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ, सबको पता है उद्धव ठाकरे का क्या रहा, सबको पता है महायुति कैसे बनी, सबको पता है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, इस चुनाव में तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है इस पर, लेकिन आप शायद अनोखी बात कर रहे हैं। अब मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी बोलिए। 2009 में
रॉबर्ट वडेरा ने ये किया वो किया, ये भी तो इतिहास हुआ ना। आज 2024 चल रहा है, 14 से लेके आज 24 तक हमने अगर सरकार आपके हाथ में दी है, बीजेपी के हाथ में दी है, तो बीजेपी ने क्या किया महाराष्ट्र के लिए? महाराष्ट्र में जितने भी उद्योग धंधे थे वो गुजरात लेके भाग गए। क्या किया? हाथ में दी है। अच्छा, आपने सरकार दी है बीजेपी के हाथ में? तुषार साहब, बीजेपी के हाथ, आपने दी थी सरकार बीजेपी के हाथ में, आपका सपोर्ट है उनको? अरे हमारे साथ होके ही तो लड़े थे, बाद में हमसे, अरे हमारे साथ तो लड़े थे 2014 में हमारे पार्टी को, अरे हमारा उंगली पकड़ के बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। आप अगर देखेंगे पूरा इतिहास, महाराष्ट्र के एक भी सांसद बीजेपी का इधर नहीं था। और जब भी मैं क्या बोलता हूँ, राधिका मैडम, मुझे एक ब्रेक लेना है, क्विक रिएक्शन राधिका खेड़ा, फिर ब्रेक लेते हैं। राधिका खेड़ा यहाँ मेरा तो सुनो कि भारतीय ब्रेक लेना है, एक मिनट ब्रेक लेना है राधिका जी, जल्दी से। आपने इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनकी उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंची, तो मुझे इसकी बातों से एक बात याद आई कि जिनकी, अच्छा सुनिए तो, आप लोग जिनकी उंगली पकड़ के बड़े हुए, जिनकी उंगली पकड़ के उद्धव ठाकरे जी ने चलना सीखा, जनाब भूल गए पिताजी ने क्या सिखाया था कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस हुई तो आई विल शट शॉप। काहे बंद नहीं करी? अरे वही, मुझे एक बात बताइए, खड़े हो रहे। अरे आप हमें मत सिखाइए मैडम। आप है ना, आप जम्मू कश्मीर को किसका साथ देती है? जम्मू कश्मीर में आप किसके साथ सरकार बनाते हैं वो मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर में आपने किसके साथ सरकार बनाई वो हमें बताइए। अरे चिल्लाइए क्या? अपने पिता मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं, मैं एक बात जानती हूँ, आपको सिर्फ एक ही बात आती है, वोट जिहाद, बटोगे तो कटोगे। अरे यही मुद्दे पे तो आप लड़ सकते हो। एक तो बीच में नहीं बोलेंगे, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। और तुषार जी, आप शायद पहली बार इस शो में आए हैं, ऐसे शो में, इस शो में ऐसे बीच में कोई किसी के नहीं बोलता। सब अपनी बारी का इंतजार रखते हैं तुषार जी, सब अपनी बारी का इंतजार रखते हैं और अपनी बारी में बोलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। देखते रहिए 5 की पंचायत। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गर्मा गर्म बहस, लेकिन इस बीच में राकेश शुक्ला जी का अब जरा मैं रुक करना चाहूंगी। राकेश जी, जो जुबान यहां दिखाई दे रही है, कुछ वही बातें लगातार दिखाई दी इस पूरे चुनाव में। आपके साथ कई बार जुड़ना हुआ और कई बार आपने इसको एनालिसिस भी किया, लेकिन अब जो असली और विशेषता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, वो भगवा और संघ के खिलाफ बोल। तो आप ये मानते हैं कि मतलब आने वाले दिनों में ये संघ और भगवा, ये दो मुद्दे इस चुनाव के याद रखे जाएंगे? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस की जो सारी कसरत है रीमा जी, वो है मुस्लिम वोट को अपने साथ साध के रखने की। और मुस्लिम वोट को यदि आपको साध के रखना है तो आपके विश्वास का जो संकट है मतदाताओं के बीच में, उस संकट का समाधान करना पड़ेगा। और उसका समाधान है योगी जी के भगवा वस्त्र पर टिप्पणी करना, मोदी जी और RSS पर हमला करना। अब सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 20 कहा गया, तो साइलेंट फीचर देखा जाए तो उलेमा बोर्ड, मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी को उन्होंने अमृत करार दिया है। क्योंकि साइलेंट फीचर में उन्होंने सीधे सीधे जो इस्लामिक पुरोधा हैं उनको उन्होंने अमृत करार दिया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी ये दोनों तो 20 हो गए। एक जो अभी पोस्टर की बात हो रही थी, 2013 में एक फिल्म आई थी, फटा पोस्टर निकला हीरो।
अब राहुल जी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि राहुल जी के रणनीतिकार कौन है। अब उस पोस्टर में 2 तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों में देखिए तो मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी जी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों औद्योगिक लोगों ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। तो इसलिए जो पोस्टर दिखाया गया है, उस पोस्टर, फिर धरावी का पोस्टर देखिए, 1999 में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना जब सरकार में थी तो उन्होंने धरावी रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया। 3-4 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने रीडेवलप प्लांट का प्लान तैयार किया। तो आज वो प्लान क्यों खराब हो गया? यदि आप दोनों चाहते थे कि धरावी का रीडेवलपमेंट हो तो फिर वो रीडेवलपमेंट क्यों नहीं हो? फिर आप वहाँ पे उनका गौतम अडानी का पोस्टर लगा के उस रीडेवलपमेंट को, उस स्लंग बस्ती को गंदी बस्ती क्यों रखना चाहते हैं, जब आपका ही प्रस्ताव था कि उसको अच्छी बस्ती बनाना है। तो इसलिए सारी कसरत चल रही है मुस्लिम वोट को साधने की और उसके लिए ये कड़वी जुबानी जंग चल रही। रीमा जी थोड़ा बोलने का अवसर। मोहम्मद फरहान, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही राकेश जी ने यहाँ पर। पहली बात तो ये कि अगर संघ अरे भाई, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। इतनी एनर्जी लगाकर सवाल पूछ रही हूँ ना, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे मेरा सवाल। संघ को तो आपने जहरीला नाक, जहरीला सांप, जहर की खेती, सब तमाम चीजें बोल दी, लेकिन जमायत इस्लामी, मुस्लिम लीग और कई सारे बातों का जिक्र जो राकेश शुक्ला जी ने किया, उन सबको अमृत मानते हैं? इसका मतलब रीमा जी, मैं सबसे पहले जवाब दूंगा गुलाब चंद जी का। गुलाब चंद जी ने बहुत लंबा इतिहास गिनाने के बाद उन्होंने कहा कि 400 पर थी कांग्रेस, उसके बाद ऐसा कौन सा पाप किया कि उस पाप की वजह से आज कांग्रेस इस पोजीशन पर है। गुलाब चंद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा पाप किया था कि वो 40 नहीं पार कर पाई, जबकि 400 का नारा था। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने का नारा दे रही थी, 240 पर सिमट कर रह गई। जबकि उत्तर प्रदेश में वो तो राम को लाए थे और अयोध्या, पहले कांग्रेस के तो पाप बता दीजिए, उसके बाद बीजेपी पर आइएगा ना। कांग्रेस के तो पाप बताइए, उन्होंने कांग्रेस के पाप पूछे आपसे गुलाब चंद जी ने, उन पर नहीं बात करेंगे आप? रीमा जी, मैं बताऊं? कहता हूं कि मैं बताऊं मैडम, आप आएंगे। रीमा जी देखिए, ये ठीक नहीं है, ये न्याय उचित नहीं है, ना न्याय संगत है। आप उनका ही पक्ष लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जान रहा हूं पक्ष की बात कहाँ आ रही है? क्या आप उनका पक्ष लीजिए, मगर मुझे बोलने, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, मैं तो चाहती हूँ पॉइंट पर वापस आया जाए। मैं चाहती हूँ जो डिबेट हो रही है उस पर वापस आया जाए। सवालों को डक नहीं करना चाहिए, सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। मैडम मैं जवाब दूं उनकी वजह से, उनकी तरफ से मैं दूं जवाब। सब जवाब देंगे, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। एक मिनट गुलाब जी, रुकिए। गुलाब जी मेरे भाई, बोलिए। गुलाब चंद जी, आप पूरे देश को बताइए, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग प्रवक्ता मिलकर के पूरे देश को बताइए कि ऐसा कौन सा पाप आपने किया था कि आप अयोध्या नगरी हार गए, और ऐसा कौन सा पाप आपने किया था कि 400 का नारा दे रहे थे मगर उत्तर प्रदेश में आप 40 नहीं पार कर पाए, और ऐसा कौन सा आपने पाप किया था कि आज आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का सहारा लेकर के देश में सरकार चलानी पड़ रही है, जबकि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार की घर वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। ऐसा कौन सा पाप था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ पैर जोड़ने पड़े और सरकार चलानी पड़ी? ऐसा कौन सा पाप था साहब, बताइए आप दोनों लोग मिलके। मैं अपनी अब बात कह लिया जी, मैं बोलूं? मैं रीमा जी, बड़े जवाब राधिका खेड़ा जी देंगी या गुलाब चंद जी देंगे? मतलब समझ नहीं पाया, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर अगर मैंने 1986 404 की मैंने बात अगर आपसे की है, आपने बताया पाप पुण्य के बीच, तो पाप पुण्य के बीच में ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमने कुछ सीटों पे हार गए, लेकिन बातें गौरतलब होना चाहिए कि सरकार केंद्र में हमारी ही है। लेकिन आप जब से हारे, जब से आपका पतन हुआ, फिर आप देश के किसी कोने में नहीं रह गए। खाली आपके पास कर्नाटक बचा हुआ है, आपके पास हिमाचल बचा हुआ है,
जो भी वो भी जाने किस स्थिति में। अभी आपने बहुत जोर लगाया, अभी आपने बहुत, हरियाणा हार गए, हरियाणा में बहुत कसरत कर रहे थे, आपको लगा कि हम हरियाणा जीत रहे हैं, अपने गठबंधन धर्म का निर्वाह करने से वंचित रह गए, जिससे आपके अपने लोग नाराज होकर के आपको आईना दिखा दिया, और वही आपको महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और रही बात, हम अपने मसाल भाई से, मैंने अपने तुषार भाई से जानना चाहता हूँ कि तुषार भाई जी, आपने बहुत एक अजीब सा सवाल पूछा, जिसको अजीब मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार फिर से जब हम ऐसे सवाल किसी और से पूछते हैं ना, तो वो खुद पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो बात राधिका खेड़ा ने यहाँ पर कही थी कि बाला साहब ठाकरे, उनका इतिहास आप भूल गए। उन्होंने बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर कभी उनसे समर्थन लेना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद करना चाहूंगा, लेकिन आपने उनका समर्थन लिया ना, तो ये सवाल तो आपसे भी बनता है, फिर राधिका खेड़ा जवाब देंगी। जी देखिए ना, यहाँ पे बात हो रही है पापों की। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सोनिया जी ने ऐसे क्या पाप किए थे कि उनके बेटे ने आज किससे हाथ मिला लिए। क्या कहा था बाला साहेब ठाकरे जी ने सोनिया जी के लिए कि हिजड़े नाचते हैं सोनिया के सामने, यही कहा था ना। अखिलेश यादव जी के पिताजी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बार बार हमारे घर ईडी सीबीआई भेजती, और भी बहुत अभद्र टिप्पणियां करी थी सोनिया जी के लिए। शरद पवार साहब, वो तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे कि इस विदेशी महिला के नीचे मैं काम नहीं करूंगा। तौबा तौबा, क्या पापों का घड़ा भरा हुआ है सोनिया जी का कि उनको ऐसा पोएटा मिला जो ऐसे शब्द बोलने वाले, ऐसा जहर उगलने वाले लोगों के साथ आज गले मिल मिल के चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अयोध्या हार गए, ये आधा अधूरा ज्ञान जो है ना पप्पू और उनके बालक बुद्धि, राहुल गांधी, उनके चमचों का और उनका आधा अधूरा ज्ञान है ना। एक फैक्ट्री में जलेबी बनाता है, सोना निकालता है आलू से, और उनके प्रवक्ता यहाँ कहते हैं हम अयोध्या हारे। ना, हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद सीट हारे। अयोध्या विधानसभा में जीत हमारी ही हुई, तो इसीलिए पहले ध्यान दुरुस्त करके आइए। भगवान राम हमारे से नहीं रूठे हैं। अरे आप राम को ही अपना नहीं मानते, जो राम का नहीं, और ये नतीजा मैडम जी मुझे बोलने देंगे थोड़ी देर के लिए? नहीं किया है नोटिफिकेशन हमारे जी, मुझे बोलने देंगे? आ रही हूँ तुषार जी, आ रही हूँ आपके पास। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं सभी का जवाब देता हूँ, सभी के बारे में बात करता हूँ। मोहम्मद फरहान और तुषार जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं। आ रही हूँ आप ही के पास आऊंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, आप ही के पास आऊंगी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। रीमा जी, मैं बोलूं रीमा जी? ब्रेक के बाद वक्त कम बचा है। मोहम्मद फरहान और उसके बाद तुषार जी, जल्दी से। रीमा जी, मैं तो बिल्कुल आ रही हूँ तुषार जी, एक मिनट मोहम्मद फरहान को बोलने दीजिए। रीमा जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का ज्ञान देख के आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। फैजाबाद, अयोध्या हारने के बाद फैजाबाद, अरे बाबा रे बाबा। अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंधभक्त है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। रीमा जी ये बताइए, फैजाबाद का नोटिफिकेशन मेरे चाचा ने तो किया नहीं था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था, अयोध्या बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही थी कि हम फैजाबाद नहीं रहने देंगे, हम उसे अयोध्या बनाएंगे। और अयोध्या 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 का नोटिफिकेशन मेरे सोनिया गांधी के आगे हिजड़े नाचते इसका जवाब मेरे ख्याल से तुषार जी देंगे। एक मिनट तुषार जी, वो जो पिक्चर दिखाई है राधिका खेड़ा ने, उसका जवाब आप ही दे दीजिए। अरे छोड़िए, पहले अभी सब जरा 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, मुझे मेरा बात रखने दीजिए, नहीं तो
ऐसे लोगों को बुलाते हो तो हमको मत बुलाते जाइए। हम महाराष्ट्र से, हमको हमारा बात रखने दीजिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं गुलाब चंद जी और राकेश। कैसे लोगों को बुलाते हो, मतलब क्या है इस बात का? दूसरों का टाइम चालू है तो ये बीच में बात करेंगे और हम लोग बोलने जाएंगे तो आप हमको रुकाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, गुलाब चंद जी और राकेश जी ने क्या कहा? दूसरों का टाइम चालू है, राधिका खेड़ा के बीच में आप बोल रहे थे, अब बोलिए। बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। राकेश शुक्ला जी और गुलाब चंद जी ने जो कहा पाप, अभी कांग्रेस का पाप ये था कि 40-50 साल की उनकी सरकार में मैं किसी पार्टी के पाप पुण्य पे नहीं जाता और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए पहले आप अपना संबोधन सुधारे। मैं पाप की बात नहीं किया। मैंने दोनों का नाम लिया, आपका अकेले का नहीं। दोनों नहीं, तो मैं जब जिस विषय पे मैं नहीं हूं तो मेरा नाम आप मत जोड़िए। दोनों में से एक का नाम लिया था। सुनिए आपने क्या कहा था, कांग्रेस का पाप। कांग्रेस का पाप ये था कि उन्होंने 40-50 साल में डॉलर का रेट 40 या 50 रुपए के ऊपर जाने नहीं दिया। और दूसरे साहब जो बोले कि मोदी जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में उद्धव ठाकरे डंका चलाया, वीडियो दिखाया अभी राधिका खेड़ा जी ने। उस वीडियो पे जवाब आपसे जानना चाह रही थी मैं। बस उस पर बात नहीं करनी है, बाकी हर जगह की बात करनी है। बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, क्या कहते थे समाजवादी पार्टी के बारे में? दिखाइए भाई राधिका खेड़ा जी। वो कहते, एक रीमा जी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के आगे हिजड़े झुकते हैं, और मैंने तो अभी हाल ही में उद्धव जी को ऐसे झुकते देखा था सोनिया जी के आगे। क्या बाबा, तौबा तौबा, उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिले। देखो यही खुद बोल रही है, तौबा तौबा। जवाब दीजिए तुषार जी। एक जगह पे ये मुस्लिम विरोधी बात कर रही है और तौबा तौबा। मैंने कब मुस्लिम विरोधी बात करी? अरे क्या की फिर? ये वोट जिहाद क्या है? बटोगे तो कटोगे क्या है? बटोगे तो कटोगे क्या है? आप है ना, आप मैडम जी, रीमा जी, ये चैनल आपका है या बीजेपी का प्रचार करने के लिए आपने ये शुरू किया है? दूसरों को आप भी उनके साइड से बोल रहे हैं। हमको हमारा पक्ष रखने दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं आप जरा सुन के तो लीजिए। ये घिसे पिटे आरोप बहुत घिस पिट चुके हैं, अब इन आरोपों में कोई दम नहीं रहा। तुषार जी, सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, पॉइंट पर आप नहीं आएंगे, उसके बाद आप कहेंगे चैनल किसका है, प्रचार किसका है। सीधा सवाल किया जा रहा है आपसे, सीधा जवाब नहीं देंगे आप, फिर आप आरोप चैनल पर लगाएंगे, मुझ पर लगाएंगे। ये घिस पिट चुकी है ये आरोप। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बातें की है ना, महाराष्ट्र चुनाव पे आती हूँ, मैं दोबारा से आती हूँ, रुकिए तुषार जी। महाराष्ट्र चुनाव में पत्रकारों को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह की बदजुबानी की है, मुंबई प्रेस क्लब ने आज उसका खंडन किया है। और राहुल गांधी को हकीकत दिखाई है याद कि कम से कम पत्रकारों को जलील करना बंद करे राहुल गांधी। वही ट्रैक आप अपना रहे हैं और कुछ नहीं मिलता तो पत्रकारों पर चढ़ जाना। बीजेपी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एमएलए है, बीजेपी के जो एमपी है, इन्होंने राधिका खेड़ा जी जवाब दे रही है आपकी बात का, और उसके बाद गुलाब चंद जी। पुलिस लोगों के बीवी के बारे में आरोपों पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना शो का, मुझे नहीं शो का टाइम वेस्ट करना। लोगों ने पुलिस वालों के राधिका खेड़ा क्या कहा? राधिका खेड़ा, देखिए राहुल गांधी को ना फुट एंड माउथ डीसी। रीमा जी, राहुल गांधी अरे मत कीजिए, ये पत्रकारों को जलील करना, आम आदमी को जलील करना बंद कीजिए। रीमा जी, राहुल गांधी को ना फुट एंड माउथ डिजीज है, जिसका इलाज उन्होंने जल्द कराना चाहिए, और ये कांग्रेस की सेहत के लिए, वरना ये फैलती जा रही है, उनके प्रवक्ताओं में भी आ गई है। कभी देखिए ना किस तरीके से चलते हुए पत्रकार से पूछते थे, ओ तुम्हारा मालिक कौन है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। अरे वो हमारे सैनिकों को भी नहीं बख्शते, और हालत ये आ चुकी है, मिस इंडिया में जाति धर्म ढूंढते हैं और बॉलीवुड में भी जाति धर्म ढूंढते हैं। उनको जो ये ऑब्सेशन हो चुका है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनको बहुत सख्त जरूरत है अच्छे इलाज की। और वो जो क्रेडिट लेते हैं जिस एम्स का, वहीं पे जाके दिखा दे, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, क्योंकि सांसद है वो। दूसरी बात, यहाँ पे बैठे हुए उद्धव ठाकरे के चमचे मुझे कह रहे थे कि मैं मुसलमानों के विरोधी बयान दे रही थी। कौन सा बयान दिया है? ये झूठ बोलना, बार बार बोलना और झूठ फैलाने का काम ये बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी से सीख रहे हैं, क्योंकि जब ये हमारे साथ थे तब ऐसे काम नहीं करते थे। और याद दिला दूं आप लोगों को, प्रवक्ता है आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और आप जुमलेबाज राजा की। अरे जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी, ये कभी भी याद रखना। और रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, आज तक जुमलेबाज हो आप, जुमलेबाज हो, देश के प्रधान सामने बैठो। अरे जुमलेबाज अभी तो पहले ये बताइए कि वो हिजरत कौन है जो सोनिया गांधी के आगे झुकता है, जिसके आप जुमलेबाज हो।
अरे जुमलेबाजों की सरकार है आपकी, आप जुमलेबाज हो। किसकी बात कर रहे थे ये बताइए, क्या बाला साहब ठाकरे जी जुमला देते थे? अरे एक टाइम पे चाय बेच रहा था, एक आदमी बोलता है एक टाइम पे चाय बेच रहा था, दूसरे टाइम बोलता है ये यूनिवर्सिटी से मेरे ये डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाद में बोलते 15 लाख अकाउंट में आएंगे, कभी आए? तुषार जी की आवाज जरा बंद करिए। तुषार जी, ये महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये हमारा चैनल है, विश्वसनीय चैनल है और विश्वसनीय प्रोग्राम है। इसमें आप अगर जहरीली जुबान और भड़काऊ बातें करेंगे तो उसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ना मैं राहुल गांधी हूँ, ना मैं मल्लिकार्जुन खड़गे हूँ, मैं तो एक आम पत्रकार हूँ। इसलिए इस तरीके की जो आप बातें कर रहे हैं मैडम, आप सिर्फ दोनों का नाम ले रहे हो ना, वो गलत है। पत्रकार निपक्ष होता है। राहुल गांधी पर जो अटैक हो रहा है उसका जवाब दीजिए सीधे। पत्रकार किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है, पत्रकार किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है, पत्रकार नहीं करता है। जो जनता मत चुराते हैं, चोरी की सरकार बनाते हैं, ऐसे चोर आज आपको बैठ के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया था, इन्होंने चोरी की सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी। हमारे एमपी हमारे एमएलए हमने चुरा के, अच्छा तुषार जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। और वॉशिंग मशीन से धुल के निकला, वॉशिंग मशीन से धुला के आपके पार्टी में लिया। कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अरे 200-350 आपके पास है, वो फिर से अपने पार्टी में चले गए, तो आपके पेट में दवाई खाने के लिए कोई बचेगा नहीं। तुषार भाई, यही डीडी का चैनल है। इसी डीडी चैनल पे आज 3 दिन पहले एक अजय यादव नामक कांग्रेस का प्रवक्ता, उसको बार बार कहा गया कि बोलिए हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, वो व्यक्ति नहीं बोला। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। अरे हम भी बोलते बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, हम भी बोलते बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। अच्छा, मैं तुषार भाई बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद नहीं बोलते, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आप तो बोलेंगे तुषार जी, लेकिन मोहम्मद फरहान नहीं बोलेंगे। तुषार भाई बड़े सत्ता से मोहम्मद भाई बोल दो। मोहम्मद फरहान नहीं बोलेंगे, उनसे बुलवाना था बाला साहब ठाकरे, सम्राट बाला साहब ठाकरे, लेकिन मोहम्मद फरहान नहीं बोलेंगे शायद। मोहम्मद भाई बोलेंगे, मोहम्मद भाई बोलेंगे। चलिए, मेरे पास अब वक्त की बाधा है, आप सभी खास मेहमान हैं, भाई बोलेंगे, जुड़े आप सभी का राधिका बहुत धन्यवाद। और खेड़ा महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बेतहाशा गांधी जी को मोहब्बत की दुकान चलाने की भी कोशिश हुई और बहुत सारी जहरीली बातें भी हुई, लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिर ईवीएम में जब कैद होगा उनका वोट और खासकर उनका मत, तो पता लगेगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। और हम सभी अपने दर्शकों से और खास करके जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं उन्हीं से ये कहेंगे कि वोट बेहद ही कीमती है, आप अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर के बाकी सारे काम होते रहेंगे, लेकिन मत देने के लिए महाराष्ट्र में जरूर आए और जो भी लोकतंत्र में आपका मत है वो सामने लेकर आए। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। मुंबई से विशेष शो कल हम दिल्ली से शो करेंगे, तो कल फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे बढ़िया